स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के साइंस की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पूर्ण है, तो आप लोग जाकर चैनल की पेस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटी है सोशल साइंस के अंतर्गत, उसके भी क्वेश्चन सीरीज आ चुकी है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो उनके पुत्र कौन सा रक्त वर्ग का हो सकता है? बी ए बी, ओ बी ए बी या ओ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ होगा। जब आप लूसेंट को पढ़ेंगे तो जो रक्त वर्ण है, तो उसमें एक तालिका आपको दी रहेगी, जिसमें आपको पता दिया रहेगा कि भाई यदि माता का रक्त समूह ए है या बी है, तो पुत्र का कौन सा होगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? बी या ए बी या ए या ओ, ए बी या बी? तो जिसका भी रक्त बी है, तो वो वाला व्यक्ति ए बी को या बी वाले व्यक्ति को रक्त अपना दान कर सकता है। अगला है, दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए केंद्र स्थित होते हैं? प्रमस्तिष्क में, सेरेबेलम में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला ऑब्लांगेटा में? जी हमारे मस्तिष्क के भाग हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में हमें भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। सेरेब्रम संबंधित है यकृत से, हृदय से, दिमाग से या नाड़ी से? तो ये दिमाग का एक भाग है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांश, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो जो सबसे बड़ा भाग है, बड़े भाग की यदि हम बात करें तो ये है प्रमस्तिष्क। अगला है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका, पेशी, अस्थि या यकृत? तो सबसे कम पुनर्योजन मतलब दोबारा वो उनमें शक्ति सबसे कम होती है, ये होती है मस्तिष्क की कोशिकाएं। अगला है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है? सेंट्रॉन, डेड्रॉन, एक्सॉन या न्यूरॉन? तो तंत्रिका तंत्र की जो सबसे लघुत्तम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स है, ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तंत्रिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं रहती हैं? 12, 13, 31 या 33? तो यहाँ पर जोड़ी की बात की गई है, तो यहाँ पर 31 जोड़ी तंत्रिकाएं रहती हैं। अगला है, प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्ट एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कशेरुकी रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में? तो इसका जो आंसर होगा हमारा कशेरुकी रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी। श्वसन की क्रिया उत्पन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइसोसोम में या लाइसोसोम में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 वाले का ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, पावर हाउस भी बोलते हैं। मनुष्य में श्वास में बाहर निकलती वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? जब हम बाहर निकालते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो O2 की कितनी मात्रा होती है? 14, 16, 20 या 25? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? 2, 28, 38 या 48? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38। अगला है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18, 20 से 25, 12 से 41 या 17 से 72 बार? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? तो ऊर्जा हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्णतः रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, जल अपघटन? तो इसको बोल देते हैं वायु श्वसन, ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 4, 8, 12 या 16? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज और एटीपी या फ्यूमेरिक अम्ल? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पायरुविक अम्ल। अगला है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? CO2, जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल? तो अनॉक्सी श्वसन की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका जो अंतिम उत्पाद रहता है वो रहता है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम नाइट्रेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। अगला, स्तनधारी इनसे यूरिया बनाते हैं? यकृत, गुर्दे, प्लीहा या मूत्राशय थैली?
तो जो यूरिया होता है वो हमारा लीवर से क्रिएट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? तो सबसे छोटी की यहाँ पर बात की गई है तो वो है पीयूष ग्रंथि, या इसे मास्टर ग्रंथि भी बोल देते हैं। मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़ों में, बोमन संपुट में, कुंडलित नलिका में या मूत्र वाहिनी में? तो रुधिर छन्ने की यदि बात की गई है तो ये होता है बोमेन संपुट में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी? तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक यूनिट है। आगे यदि हम बात करें, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण पर, विसरण पर, डायलिसिस पर या सक्रिय परिवहन पर? तो कृत्रिम गुर्दे की यदि हम बात करें, हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारे 7वें वाले का ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस पर। जो कृत्रिम गुर्दा होता है जो हमारा किस चीज़ पर कार्य करता है? डायलिसिस पर कार्य करता है, जब जो किडनियाँ खराब हो जाती हैं। अगला है हमारा, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में या पसीने में? तो अधिकतम मात्रा मूत्र में देखने को मिलती है। अगला है अपोहन, डायलिसिस का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करते हैं? फेफड़े, हृदय, यकृत या वृक्क? तो वृक्क यानी किडनी बोलते हैं, इनको पूरा करने के लिए की जाती है, यानी रक्त को शुद्ध करने के लिए। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन मतलब पसीना, शरीर के गंध निकलने के लिए, सामान्य सुधार स्वास्थ्य के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए या शरीर के तापक्रम को विनियंत्रित करने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वेदन यानी पसीना आना बहुत जरूरी है क्योंकि शरीर का तापमान इससे नियंत्रित होता है। अगला है, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट? तो इसका 11 वाले का जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से या तंत्रिका तंत्र से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र से। सामान्यतः निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में या आच्छादन योनि में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन जो होता है डिंब वाहिनी नली में होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए जो पोषण मिलता है वो मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? एक द्रव रहता है, लिक्विड में तैरता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कोरियोनिक द्रव, आमनीबॉटिक द्रव, प्लेसेंडल द्रव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आमनीबॉटिक द्रव। अगला है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं? निषेचन, परिवर्धन सूचकांक, पुनर्जनन या परगमन? तो इसको बोल देते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण, गामा किरण, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट? तो शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? गर्भाशय के द्वारा, बीजांडाशन के द्वारा, अंडाशय के द्वारा या अपरा पोशिका के द्वारा? तो भ्रूण के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बीजांडाशन। अगला है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? अंडोत्सर्जन का, निषेचन का, गर्भधारण का या शुक्राणुओं के गर्भधारण में प्रवेश का? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्जन का, मतलब अंड उत्सर्जन ही नहीं होते हैं जो मुख के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास इसमें आंतरिक होता है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो देखो, पुरुष रहता है जो पुरुष के गुणसूत्र में XY होते हैं और जो महिला रहती है उसमें XX होते हैं। तो लिंग निर्धारण जो गुणसूत्र रहता है पुरुष का रहता है, जब पुरुष का Y और माता का X मिलता है तब लड़के का जन्म होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता। मनुष्य में गर्भकाल होता है तो ये सभी को पता है, 9 माह का होता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? वेसिक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरोटोमी या साइकेडेमी? तो स्त्रियों के लिए कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी बोल देते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या बोलते हैं?
वेसिक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरोटोमी या साइकोडेमी। तो पुरुषों के लिए बोल देते हैं ऑप्शन नंबर ए वेसिक्टोमी। अगला है प्रथम परक्ष नली शिशु का नाम क्या था? तो इंदिरा नाम था, इंदिरा गांधी, नहीं इसमें थोड़ा सा डाउट है। प्रथम परक्ष नली शिशु का नाम था, पांचवे का डी लुइस यहाँ पर बता रहा है, थोड़ा सा इसको चेक करना। भारतीय का नाम इंदिरा होगा शायद, तो वैसे प्रथम परक्ष नली शिशु लुइस हो गई, थोड़ा सा चेक कर लेना। अगला है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका होता है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को या हार्मोन्स के प्रकार को। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण के लिंग को एमनियोसेंटोसिस के द्वारा पता लगाया जाता है, जो कि एक गैरकानूनी है। अगला है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या गुर्दा। तो इसका जो सातवें वाले का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवण को कहते हैं रस, हार्मोन, घोल या उत्सर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन्स बोल देते हैं। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड ग्रंथि या यकृत ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो नहीं है तो वो होती है हमारी यकृत, लीवर। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि या अम्लीय ग्रंथि। तो इनको वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड है, यकृत है, अग्नाशय है। जठर एक ग्रंथि नहीं है, जठर एक रस है जो एक निकलता है, एक सबसे हार्मोन होता है, जठर रस पेट में निकलता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या लार। तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं या पीयूष ग्रंथि भी बोल देते हैं। अगला है हमारा मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, पिट्यूटरी है, पेनक्रियाज है, यकृत है। तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गले में या किडनी में। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सामटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन या इंसुलिन। तो इनके लिए जो सुई लगाई जाती थी इसको ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती थी। थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्थापित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो टीएसएच, एफएसएच, एलटीएच या एटीएच। तो ये है टीएसएच। अगला है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? थायराइड से, एड्रिनल से, जननांग से या पिट्यूटरी से। तो ये होते हैं पिट्यूटरी से ग्रंथि से निकलते हैं जो वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष, पीनियल, एड्रिनल या अंडाशय। तो जो ऑक्सीटोसिन जो ग्रंथि है ये हमारा निकलता है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में वृद्धि, शरीर में असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है या इनमें से कोई नहीं। तो जब यदि हार्मोन ज़्यादा निकलता है, मतलब पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन स्त्रावित हो रहा है, तो शरीर का असंतुलित विकास होता है, जिसमें भीमकाय प्रकार के एकदम लंबाई चौड़ाई हो जाना, एकदम बड़े बड़े हाथ पैर हो जाना, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला है हमारा एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग होता है संश्लेषित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। वो कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये थायराइड रहती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत या अवटु ग्रंथि। तो एक मिक्सडीमा रोग होता है, ये अवटु ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण यानी खराब क्रिया के कारण होता है। अगला है निम्न में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोसिन, इंसुलिन या एड्रेनालिन। तो इसको थायरॉक्सिन को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या गर्भाशय में। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला है निम्न में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में, टेस्टोस्टेरोन में, इंसुलिन में या एड्रेनालिन में। तो थायरॉक्सिन में जो कि आयोडीन होता है थायराइड ग्रंथि से निकलता है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? अवटु, जनन, अधिवृक्क या परावटु ग्रंथि। तो इसको बोल देते हैं हम छठवें वाले का डी, परावटु ग्रंथि। अगला है हमारा शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी की यहाँ पर बात की गई है, तो ये हमारी अवटु या थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए हो जाती है। और परावटु को पैराथायराइड भी बोल देते हैं, अधिवृक्क यानी एड्रिनल हो जाती है, और पीयूष यानी पिट्यूटरी भी बोल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अवटु यानी पैराथायराइड या अग्नाशय। तो आंसू जो स्त्रावित होते हैं वो होते हैं हमारे लैक्रिमल ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड या थाइमस? तो ये एक थाइमस ग्रंथि होती है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या उपयुक्त सभी। तो जो मादा जनन जो हार्मोन है वो सारे हार्मोन हैं, ये सारे हैं। एस्ट्रोजन होता है प्रोजेस्टेरॉन भी होता है और रिलैक्सिन भी होता है। ये जनन के समय रिलैक्सिन निकलता है और प्रोजेस्टेरॉन जो स्तन वृद्धि के लिए उपयोगी होता है और एस्ट्रोजन होता है। तो ये सारे मादा जनन हार्मोन है। अगला है नर लैंगिक हार्मोन है एड्रिनल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या एफएसएच। तो नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन या इंसुलिन? तो जो स्त्रीलिंग हार्मोन है वो होता है एस्ट्रोजन, स्त्री कायत्व को बढ़ावा देता है। एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है कार्पस ल्यूटिमस द्वारा, कार्पस कैलोमस द्वारा, लीडिक कोशिकाओं द्वारा या ग्रेफिकन गुटिकाओं के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रिनल, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनल जो हार्मोन होता है लड़ो और उड़ो हार्मोन होता है। लड़ो अपना काम करो और उड़ो। अगला है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से या पीत पित्त से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी या थायराइड? तो जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष या थायराइड ग्रंथि? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो अग्नाशय होता है वो अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों तरह कार्य करता है। इंसुलिन एक प्रकार का नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है या विटामिन है? तो हार्मोन से, इसको हम देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है थायराइड ग्रंथि का स्थान है यकृत है, गला है, आंख है या कोई नहीं? तो ये घोंघा रोग या गलगंड रोग भी बोलते हैं, ये गले में ही होता है। तो जो थायराइड ग्रंथि रहती है वो गले में ही पाई जाती है और उसके थोड़े नीचे पैराथायराइड ग्रंथि रहती है। अगला है जो अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या कोशिका से? तो जो इंसुलिन की यहाँ पर बात की गई है तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका से। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, प्रश्न अच्छे लगे होंगे। प्रश्न पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।